अस्सलामुअलैकुम। ताजिकिस्तान का एक ख़ास बड़ा शहर दोशंबे है, जिसे दारुल सल्तनत भी कहा जाता है। हालांकि वहाँ ना किसी सियासी पार्टी की हुकूमत थी और न चंद पार्टियों की मखलूत हुकूमत थी कि शहर दोशंबे को बाकायदा दारुल सल्तनत कहा जाता। वहाँ मैं जमीला राज के साथ पहुँचा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर पर कब्जा जमा रखा था। मैंने वहाँ से उस पार्टी के कदम उखाड़ दिए। उनके लीडर और 20 मुसल्लह अफराद को जमीला और हीरो ने अपाहिज बनाकर वहाँ से रुखसत कर दिया। फिर जमीला और हीरो ने मुसलमान मुजाहिदीन के रहनुमा काजी अकबर तरोज़ोन और सियासी पार्टी पीडी के रहनुमा नज़रुद्दीन को बुलाकर दोशंबे शहर को उनके हवाले कर दिया। मैंने उन रहनुमाओं से अभी मुलाकात नहीं की थी। जमीला ने उनसे कह दिया था कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था और एक अमरीकी एजेंट नोबल हायर की सियासी चालों को समझ रहा था। नोबल हायर एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी से सौदा कर रहा था कि अमरीका को ताजिकिस्तान के लिए मशरक़ी सरहदों पर फ़ौजी अड्डे बनाने दे ताकि वह आइंदा जमहूरिया चीन की पेशकदमी को रोक सके। फिर वो दूसरी तरफ पीडी अपोजिशन के लीडर से भी यही सौदा कर रहा था कि जो सियासी पार्टी अमेरिका से ताउन करेगी उसे भरपूर माली और फौजी इमदाद दी जाएगी ताकि वह ताजिकिस्तान के मुसलमान मुजाहिदीन से मुकाबला कर सके और उन्हें इस्लामी हुकूमत कायम रखने से बाज रख सके। फिर यह कि मुसलमानों को कमज़ोर बनाए रखने का मसला था। इसके लिए मुनशियात के स्मगलर नौरोज़ खान की खिदमत हासिल की गई थी। मुसलमानों के इलाके में जहाँ सिगरेटों के कार्टून सप्लाई किए जाते थे, अब इन तमाम सिगरेटों में हेरोइन की आमेजिश की गई थी ताकि मुजाहिदीन की लालमी में उन्हें नशे का आदी बना दिया जाए। अगरचे मैं नोबल हायर की लालमी में उसके अंदर रहकर दुश्मनों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था, लेकिन इस हकीकत से बेखबर था कि टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे और सुपर मास्टर वगैरह को नोबल हायर के अंदर मेरी ख्याल ख्वानी का पता चल गया है। वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुझे खुशफहमी में मुब्तला रख रहे हैं और दूसरी तरफ से मुझे वहाँ के मामलात में नाकाम बनाने के लिए टेलीपैथी जानने वाले 3D को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी पॉलिसी ये थी कि वो मुसलमानों में तफरका पैदा करें और उन्हें एक दूसरे से लड़ाएं। ताजिकिस्तान में सुन्नी शिया और वहाबी मुसलमानों के अलावा इस्माइली फ़िरके वाले खासी तादाद में थे। ये लोग सिर्फ तिजारत करते थे, सियासत और जंग से दूर रहते। 3D वहाँ की ज़ुबानें नहीं जानते थे। ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए वहाँ के चंद मुकामी बाशिंदों के दिमागों से वो ज़ुबानें 3D के दिमागों में मुंतकिल की गईं। इस तरह 3D में से डी क्रेन सुन्नी मुसलमानों के उलमा के दिमागों में जगह बनाने लगा। डी हार्वे शिया उलमा के अंदर पहुँचने लगा और डी मोरा वहाबी उलमा को ट्रैप करने लगा। उलमा कराम में ईमान की ऐसी पुख्तगी होती है कि शैतान भी उन्हें अपने मसलिक से नहीं हटा सकता और ना ही एक खुदा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के खिलाफ नफरत पैदा कर सकता है। लेकिन टेलीपैथी जानने वाले शैतान दिमागों पर कब्जा जमा लें और तनवीम अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बना लें तो फिर वो बेचारे उलमा अपने इख्तियार में नहीं रह सकते। ताजिकिस्तान के उलमा के साथ यही कुछ होने लगा। वो 3D मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमा को इतनी राजदारी से अपना महकूम बनाते जा रहे थे कि मुझे साजिश की खबर ना हो सकी। मैं, जमीला और हीरो वहाँ के तमाम मुजाहिदीन को मुनशियात के जहर से बचाने में मसरूफ़ थे। हमने 2 ही दिनों में ये देखा कि हम मुसलमान ताजिक कौम को एक जहर से बचा रहे हैं, लेकिन फ़िरका वारियत का जहर उनके अंदर फैलने लगा। हर फ़िरके का आलिम दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ बोलने लगा था। वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान मुजाहिदीन जो पहले मुत्तहिद थे, अब एक दूसरे को सुन्नी शिया और वहाबी की नज़रों से देखने लगे और एक दूसरे से टूटकर अपना अलग अलग गिरोह बना रहे थे। मैंने मुजाहिदीन के एक रहनुमा काजी अकबर साहब से पूछा, जनाब ये क्या हो रहा है? आपकी जमात ने और पीडी के नज़रुद्दीन साहब ने दोशंबे में एक मुत्तहिदा फ़ौज बनाई थी और मुत्तहिद होकर शहर को नए सिरे से आबाद कर रहे थे, फिर ये अचानक आपस में नाइत्तफाकी क्यों पैदा हो रही है? काजी साहब ने कहा, मैं खुद हैरान हूँ और अपने उलमा को समझा रहा हूँ कि वो फ़िरका वारियत को हवा देने वाली तकारीर ना करें। वो मुझसे वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जुमे की नमाज में और दीगर मजहबी तकरीबात में वह फिर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने लगते हैं। पीडी तंजीम के रहनुमा नज़रुद्दीन साहब ने भी अपने फ़िरके के उलमा की ऐसी ही शिकायत की। मैंने उन हज़रात के एक आलिम से मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वो अपने फ़िरके और अकीदों के मुतालिक जो बातें जायज़ समझते हैं वही अपने लोगों को समझाते हैं। उनमें से एक आलम साहब नहायत दुबले पतले थे, दूसरे ज़रा सेहतमंद थे मगर बीमार थे। मैंने बारी बारी दोनों के दिमागों में झांकना चाहा तो उन्होंने बेख्तियार सांस रोक ली। मैं उनके अंदर पहुँच ना सका, तब मेरा माथा ठिनका। वह दोनों उलमा योगा के माहिर नहीं थे। एक का नाजुक जिस्म दूसरे की बीमारी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने अंदर आने से रोक नहीं सकती थी, मगर उन्होंने मेरी सोच की लहरों को रोक दिया। इससे साबित हो गया कि तनवीमी अमल के ज़रिए उनके दिमागों को लॉक कर दिया गया है। चूँकि हमने दोशंबे में कम्युनिस्टों को पसपा करके मुसलमानों का बोलबाला किया था, इसलिए तमाम मुजाहिदीन और आम मुसलमान हमारी इज़्ज़त करते थे। हम किसी भी फ़िरके में चले जाएं तो कोई हमसे हमारी ज़ात बरादरी नहीं पूछता था। उस रात एक मजहबी तकरीब में मुझे मेहमान ख़ुसूसी बनाया गया। मैंने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वह अफ़गानिस्तान की टूट फूट से सबक हासिल करें। आज अफ़गानिस्तान में मुसलमानों के अलग अलग गिरोह बन चुके हैं।
हर गिरोह बड़े बड़े गैर मुस्लिम ममालिक से हथियार और माली इमदाद हासिल करता है और वो गैर मुस्लिम ममालिक उन्हें आपस में लड़ाते रहते हैं। मैं तमाम उलमाए कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुसलमानों में नफाक पैदा करने की नहीं, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करने की बातें करें। सिर्फ 3 दिन पहले मुसलमानों की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जो इत्तेहाद कम्युनिस्टों के खिलाफ और पीडी अपोजिशन के खिलाफ था, इसी इत्तेहाद को फिर बहाल करें। एक आलम साहब ने अपनी जगह से उठकर कहा, जनाब तैमूर साहब बड़ी मान अफरोज बातें कर रहे हैं। बेशक मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए, लेकिन दूसरे फ़िरके के उलमा हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करके हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर करते हैं। मैंने कहा, यही बात दूसरे फ़िरके के उलमा भी कहते हैं कि आप हजरात उनके अकीदों को ठेस पहुँचाने वाली तकारीर करते हैं। इस तरह एक दूसरे को इल्ज़ामात देते रहने से इत्तेहाद कभी कायम नहीं होगा। मैं उस फ़िरके में भी जाता हूँ और इस फ़िरके में भी आया हूँ, मगर कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं सुन्नी हूँ, शिया हूँ, वहाबी हूँ, देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ। सब मुझे इज्जत देते हैं। यूँ समझा जाए तो तमाम फ़िरके मेरी ज़ात के अंदर आकर मुत्तहिद हो जाते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी से तमाम फ़िरकों के मुजाहिदीन के लिए निजात दहिंदा बनकर आया हूँ। आलिम साहब ने कहा, बेशक आपने दोशंबे के मुसलमानों को कम्युनिस्टों से निजात दिलाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने मसलिक से हट जाएं और अपने अकीदों से मुनहरिफ हो जाएं। बोलो मेरे मोमिनो, क्या हम अपना मसलिक छोड़ सकते हैं? तमाम हाजरीन ने यकजुबान होकर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। एक शख्स ने कहा, मिस्टर तैमूर, आपने सियासी तौर पर हमें दोशंबे तक कामयाबी दिलाई है, आप सिर्फ सियासत की बात करें, हम मजहबी मामलात में सिर्फ अपने उलमा की हिदायत पर अमल करेंगे। आलिम साहब ने कहा, जनाब तैमूर साहब, आप मजहबी मामलात में दखल देंगे तो लोग जितनी इज्जत करें उतनी ही बेइज्जती करके आपको इस मुल्क से भगा देंगे। मैंने कहा, आलिम साहब, ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर से कोई और बोल रहा है। बहरहाल मुझे बेइज्जत करके भगाया जाए उससे पहले ही मैं इस महफिल से जा रहा हूँ और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अभी सिर्फ दोशंबे में मुसलमानों के कदम जमे हुए हैं। मुसलमान इससे आगे बढ़ेंगे तो बुरी तरह नाकाम और पसपा होते रहेंगे, क्योंकि अब मेरे ताजिक मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी। ये कहकर मैं स्टेज से उतर गया, फिर इस जलसे से बाहर आ गया। किसी ने मुझे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उनका एक आलिम कह रहा था कि मैं सिर्फ एक सियासतदान हूँ, मुझे मजहबी जलसे से चले ही जाना चाहिए। जलसागाह से ज़रा दूर एक वैन में जमीला और हीरो अगली सीटों पर बैठे हुए थे। मैं पिछली सीट पर आकर बैठ गया। हीरो गाड़ी ड्राइव करने लगा। जमीला ने कहा, पापा आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि उस आलिम के अंदर कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया और शिकस्त खाने के अंदाज में चले आए। हीरो ने कहा, जमीला मेरी अकल कहती है कि पापा दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को शिकस्त के पहले मरहले पर पहुंचा कर आ रहे हैं। जमीला ने पूछा, तुम ये बात किस अकल से कह रहे हो? उसी अकल से जो खुदा ने मुझे दी है। पापा आज सुबह दूसरे फ़िरके के आलिम के पास भी गए थे और उन आलिम साहब की फ़िरका वारियत से मायूस होकर शिकस्त खुर्दा अंदाज में चले आए थे। इस तरह पापा दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को खुश फहमी में मुब्तला कर रहे हैं, उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि जिस तरह दूसरे इस्लामी ममालिक में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उसी तरह वो ताजिकिस्तान में भी फ़िरका वाराना फसादात कराने में कामयाब हो रहे हैं। मैंने कहा, हीरो तुम्हारी बातें बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान की मिसाल ना दो, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमा कराम के दिमागों में दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले नहीं है। वहाँ सियासी चालबाजियों के ज़रिए अवाम के मजहबी जज्बात से खेला जा रहा है और सियासी चालबाजी ये है कि किराए के दहशतगर्द खून की होली खेलते हैं और ये पता नहीं चलने देते कि किस फ़िरके के बंदों ने किस फ़िरके के बेगुनाहों का खून बहाया है, और खून बहाने की माकूल वजूहात कभी किसी की समझ में नहीं आती। जमीला ने कहा, पापा कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो यही समझ में आता है कि कुछ नहीं कर सकते। वह मुल्क को खुदा दाद है, उसे खुदा ही बचाएगा। वैसे पारस ने अपने तौर पर कोशिश की है और दुश्मन की एक बहुत बड़ी चाल को नाकाम बनाया है। हम दोशंबे की सिमत जा रहे थे। जमीला और हीरो अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए सानी को मुखातिब किया, फिर पूछा, क्या कर रही हो? अली और शीतारा के साथ इख्तियारे में सफ़र कर रही हूँ। हमारी मंजिल वाशिंगटन है। मैं आपसे रब्ता करने के मुतल्लिक सोच रही थी। आज मैंने पारस की चालबाजी से सुपर मास्टर के एक ख्याल ख्वानी करने वाले डी क्रॉसो को काबू में किया है। शाबाश बेटी, तुम लोगों की इस कामयाबी से मुझे भी फ़ायदा पहुँचेगा। तुमने डी क्रॉसो पर काबू पाने के बाद उसके चोर ख्यालात पड़े होंगे। मुझे सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वालों के मुतल्लिक बताओ। उसके ख्याल ख्वानी करने वाले माइक हरारे, डी क्रेन, डी हार्वे और डी मोरा हैं। ये तीनों 3D कहलाते हैं। डी क्रॉसो के चोर ख्यालात ने बताया है कि वो तीनों आपके खिलाफ ताजिकिस्तान में बड़ी राजदारी से आपकी चालों का तोड़ कर रहे हैं और वहाँ फ़िरका बनाना फसादात बर्पा करने वाले हैं। मैं यही मालूम करना चाहता था और यही सोच रहा था कि यहाँ एक से ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने वाले छुपे हुए हैं। अब हमें मालूम करना होगा कि ये 3D ताजिकिस्तान में है या अपने ही मुल्क में बैठे ख्याल ख्वानी के ज़रिए यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। वह तीनों आर्मी हेडक्वार्टर में है। माइक हरारे भी वहीं रहता है। अभी शीतारा को एक मौका मिलने वाला है। वह शायद माइक हरारे से दोस्ती कर सके, क्योंकि वहाँ के फ़ौजी अफसरान ने उसे हिरासत में रखा है और हम उसे वहाँ से रिहाई दिलाने की शर्त पर इससे कुछ अहम मालूमात हासिल कर सकेंगे। ठीक है बेटे, मालूमात हासिल करते ही मुझसे रब्ता करो, मैं इंतज़ार करूँगा। सानी दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गई।
उसके आगे वाली सीट पर शीतारा आंखें बंद के बैठी हुई थी। उसने थोड़ी देर पहले सानी से कहा था कि वो माइक हरारे के साथ ख्याल ख्वानी का रब्ता करने की कोशिश करेगी। अगर वो उसे अपने दिमाग में आने देगा तो फिर उससे बातें करती रहेगी। शीतारा जिस अंदाज में आंखें बंद के बैठी हुई थी, इससे जाहिर था कि वो माइक हरारे के पास पहुंची हुई है। वह हरारे के अंदर पहुंचकर कह रही थी, सांस रोकोगे तो चली जाऊंगी, वरना इस पहलू से सोचो कि तुम मुझसे दुश्मनी करते रहे। मैंने अब तक न दुश्मनी की इब्तिदा की है और न करने का इरादा है। माइक हरारे उस वक्त से परेशान था जब वो फौजी अफसर ने कहा था कि वो ज़ेरे हिरासत है और उसे एक बार फिर मशीन से गुजारा जाएगा, जिसके नतीजे में वो अपने मुल्क और कौम के लिए जानिसार बन जाएगा। अगर कभी प्राइस होज की लहरों को रोकने में नाकाम रहेगा तो अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी का जहर हलक से उतार कर अपनी जान दे देगा। ऐसा जज्बा मुल्क और कौम के लिए काबिल तहसीन था, लेकिन हरारे सिर्फ एक बार मिलने वाली ज़िंदगी को फना नहीं करना चाहता था। वह मुहिब्बे वतन था, अपने मुल्क और कौम के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता था और ऐसा जिंदा रहकर ही कर सकता था, इसलिए ज़िंदा ही रहना चाहता था। उसे हराम मौत मंजूर नहीं थी। वो दोबारा ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरना नहीं चाहता था। वो ये भी जानता था कि उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। वो आर्मी हेडक्वार्टर से फरार नहीं हो सकता। टेलीपैथी के जरिए 2-4 फौजी जवानों को धोखा दे सकता था, मगर तमाम फौजियों से जान नहीं छुड़ा सकता था। अपने हेडक्वार्टर वाले बंगले से भी बाहर कदम नहीं रख सकता था। बंगले के अतराफ ऐसे फौजियों का पैरा था जो योगा के माहिर थे। वो उसके अंदर जाकर उन्हें अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त शीतारा ने सोच के जरिए उसे मुखातिब किया था और कहा था, तुमसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है। तुम्हारा राब्ता सिर्फ मुझसे नहीं, सारी दुनिया से टूट चुका है, लेकिन मुझे दिमाग में रहने दोगे तो मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूंगी। उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, दुश्मनी मैंने की थी, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम्हारी आमद से यकीन हो रहा है कि तुम्हारा पारस जैसा चालबाज ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। मुझे ये बताओ कि मुसीबत क्या है। मैं अभी कशमकश में हूँ कि मुझे तुम्हारी और पारस की मदद हासिल करना चाहिए या नहीं। मुझे तुम्हारे साथी से डर लगता है, वो बहुत मक्कार है, मुझे दलदल से निकालकर कांटों में उलझा देगा। मिस्टर हरारे, सारी बात एतमाद की होती है। पारस सिर्फ उन्हें उलझाता है जो दुश्मनी करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बाबा साहिब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वालों ने सुपर मास्टर के जितने टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप किया, उन्हें आज़ाद कर दिया। बारबरा, जय मॉर्गन, जेरी और थर्माल वगैरह कितनी ही मिसालें मौजूद हैं। तुम अभी कशमकश में हो, अच्छी तरह गौर कर लो। पापा ने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, तुम्हें भी नहीं बनाया जाएगा। मैं अपने बेडरूम में आराम से लेटने जा रही हूँ, तब तक तुम अपना भला बुरा सोच लो। शीतारा ने दिमागी तौर पर तैयारी में हाजिर होकर आंखें खोली, फिर पलटकर पीछे बैठी हुई सानी को देखा। सानी ने उसकी तरफ झुककर पूछा, क्या बात बन रही है? हाँ बन सकती है, वो कशमकश में है। हो सकता है कि मुझे अपने अंदर मुस्तकिल ना रहने दे। मैं फिर उसके पास जा रही हूँ। तुम ठीक 1 मिनट के बाद माइक हरारे के अंदर आओगी तो वो मेरी मौजूदगी के बायस तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। ठीक है, मैं समझ गई। तुम उससे बातें करती रहोगी और मैं खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ती रहूंगी। शीतारा मुस्कुराकर अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। फिर आधे मिनट के बाद ख्याल ख्वानी की प्रवास की। हरारे के पास पहुंचकर बोली, मुझे आने की इजाज़त है? हाँ, मेरी एक उलझन ये भी है कि मेरे पास सोचने समझने का ज़्यादा वक्त नहीं। कल सुबह मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाएगा। क्या तुमसे टेलीपैथी की सलाहियतें वापस ली जा रही हैं? नहीं, मैंने सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान से कुछ झूठी बातें कह दी थीं। वो झूठ पकड़ा गया, मुझ पर उनका एतमाद उठ गया है। वो मशीन के जरिए मुझे पक्का वफादार और जानिसार बनाएंगे। अब वो ऐसा तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि आइंदा फरहाद या कोई भी टेलीपैथी जाने वाला दुश्मन हमारे दिमागों को कमज़ोर बनाकर दिमाग में नहीं आ सकेगा। मैं और यहाँ के दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले जैसे ही पराई सोच की लहरों को महसूस करेंगे, फ़ौरन अपने हलक में जहर उतार लेंगे, यानी उन सब के जहनों में नक्श कर दिया जाएगा और जहर उनके पास हमेशा मौजूद रहेगा। कि उनके दिमागों में आने वाले को चोर ख्यालात के जरिए मालूम नहीं होगा कि जहर कहाँ छुपा कर रखा गया है। किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन को चोर ख्यालात पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम में से कोई पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही वो जहर खा लेगा। हमारे अंदर आने वाला दुश्मन हमें रोक नहीं पाएगा। इस तरह आइंदा हमारी ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा होकर ख्याल ख्वानी करने वाले फरहाद के ये यहूदियों के गुलाम नहीं बन पाएंगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पापा और उनके तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों ने कभी किसी दुश्मन को गुलाम नहीं बनाया है। बाय द वे, तुम्हें तो पता होगा कि वो जहर कहाँ छुपा कर रखा जाता है। हाँ, मगर मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगा। तुम ये बताओ, क्या पारस मुझे उस मशीन से गुजरने से बचा सकता है? सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। वो इस तरह कि जब तुम मशीन के अमल से गुजरते रहोगे तो मैं तुम्हारे अंदर रहूँगी और मशीन के जरिए तुम्हारे जहन में जानिसारी का जज्बा नक्श किया जाएगा, उसे नक्श नहीं होने दूंगी। सुपर मास्टर वगैरह यही समझेंगे कि तुम पहले से ज़्यादा काबिल एतमाद, वफादार और जहर खाने वाले जानिसार बन चुके हो। ये तदबीर अच्छी है। तुम मेरे अंदर रहकर मशीन की कारकर्दगी को नाकाम बना सकती हो, लेकिन मैं एक बार उस मशीन से गुजर कर ये देख चुका हूँ कि ऑपरेट करने के दौरान मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया था। नीम बेहोशी की सी हालत हो गई थी। ऐसे वक्त तुम मेरे अंदर रहोगी तो मुझ पर अमल करके मुझे अपना मामूल बना लोगी।
शीतारा ने कहा, मशीन के ऑपरेशन के दौरान मुदाखलत होती रहेगी और मुदाखलत होती रहे तो कोई भी तनवीमी अमल नहीं कर सकता। इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन मशीन ऑपरेशन के बाद भी 1 घंटे तक दिमागी तमन्नाई रफ्ता रफ्ता ही बहाल हो पाती है। ऐसे वक्त तुम मुझे अपना मामूल बना लोगी। बेतबारी का कोई इलाज नहीं, मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। क्या मुझे जाना चाहिए? ज़रा ठहरो। मैं ये मानता हूँ कि फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले मुझे गुलाम नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम अभी बाकायदा फरहाद की फैमिली मेम्बर नहीं हो। कई बार उनके खिलाफ इक़दामात करती रही हो, हत्ता कि जिसे दिलो जान से चाहती हो उस पारस को भी अपना ताबेदार बनाते रहने की कोशिश करती रही हो। क्या ये गलत है? मैं अपनी पिछली गलतियों से इनकार नहीं करूंगी। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि मैं जो रास्ता बदल कर रास्ती और पारस की मोहब्बत की तरफ सच्चाई से आ रही हूँ, तो इतनी जल्दी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिर बताओ, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? ना करो, मगर वो जो सच्चा है आला ज़रफ़ है और हाथ आए हुए गुलामों को आज़ाद करता रहे, और जैसे हम पापा और तुम फरहाद अली तैमूर कहते हो, उस पर तो भरोसा कर सकते हो। उसने एक गहरी सांस ली, तायद में सर हिलाया, फिर कहा, मेरे चारों तरफ दलदल है। बचाव के लिए किसी पर तो भरोसा करना होगा। ये तुमने अच्छा मशवरा दिया है। मैं मिस्टर फरहाद पर भरोसा करूंगा, मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा। मिस्टर हरारे खुद को मजबूर और बेयारो मददगार समझकर पापा पर भरोसा न करो। अभी वॉशिंगटन में रात का 1 बजा है, सुबह 10 बजे तुम्हें मशीन के पास ले जाया जाएगा। इस हिसाब से तुम्हारे पास 9 घंटे सोचने समझने के लिए। तुम भी एक ज़बरदस्त शातिर हो। अगर किसी की मदद के बगैर राह फरार इख्तियार कर सको तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर कोई बोझ नहीं रहेगा। आराम से सोचते रहो या सोते रहो। मैं सुबह 6 बजे आऊँगी, फिर अपना अटल फैसला सुनाओ। तुम आराम से सोने की बात करती हो, मुझे तो ना लेटने से करार आ रहा है और ना बैठने से। ज़िंदगी में पहली बार मेरा शातिराना जहन काम नहीं कर रहा। मैं अपने मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, मगर जहर खाकर मरना नहीं चाहता। ना तुम मरोगे ना किसी के गुलाम बनोगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। क्या मैं जाऊँ? नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। मैंने पहले कभी खुद को इतना तन्हा और लाचार नहीं पाया। मैं किसी एक आखिरी फैसले पर पहुंचने के बाद ही अपने दिमाग को हदायत देकर आराम से सो सकूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे किसी आखिरी फैसले पर पहुंचने तक तुम्हारे पास बैठी रहूं? वारिस एक काम से बाहर गया है, अभी आ जाए तो फिर मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगी। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर एक सोफ़ा पर गिरकर बोला, अच्छी बात है, मैं फरहाद साहब से पहले कुछ बातें करूंगा। क्या वो अभी आ सकेंगे? मैं अभी मालूम करती हूँ, तुम इंतज़ार करो। वह तैयारी में दिमागी तौर पर हाजिर हुई। सानी ने उसकी तरफ झुककर आहिस्तगी से कहा, शाबाश, तुमने उसे पापा पर भरोसा करने का मशवरा देकर बहुत ही दानिशमंदी का सबूत दिया है। मैं अभी पापा से मिलकर आती हूँ। सानी अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। उसके पास बैठे वाली ने पूछा, ये तुम दोनों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है? कुछ मुझे भी तो मालूम हो, ये सफ़र बड़ा तवील है, बोर हो रहा हूँ। मैं अभी पापा के पास जा रही हूँ। माइक हरारे को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी आकर तमाम बातें तफसील से बताऊंगी। सानी मेरे पास आ गई। उसने शीतारा और माइक हरारे के दरमियान होने वाली तमाम बातें मुझे सुनाई, फिर कहा, मैं इस दौरान हरारे के चोर ख्यालात पढ़ रही थी। उसने आज सुपर मास्टर और फौजी अफसरान से सुना था कि 3D की उंगलियों में मखसूस अंगूठियाँ हैं। उस अंगूठी में जहर रहता है। अगर आप उन तीनों में से किसी के दिमाग को किसी तरह कमज़ोर बनाकर उनके अंदर जाएंगे तो वो सांस रोकने की नाकामी महसूस करते ही जहर खा लेगा। आपको या किसी भी ख्याल खोनी करने वाले को उनके चोर ख्यालात पढ़ने का और उनके जान देने का इरादा मालूम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने ख्याल खोनी करने वालों को दूसरों की ताबेदारी से बाज रखने का एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन इस तरीके में पुख्तगी नहीं है। जिसे अंगूठी का राज मालूम होगा वो पहले मुख्तलिफ हथकंडों से उनकी अंगूठियाँ उतारने की कोशिश करेगा। पापा, मैंने हरारे के ख्यालात पढ़कर मालूम किया है कि 3D वहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं है। मैंने कहा, फिर तो ज़रूर यहाँ होंगे। अब सुपर मास्टर वगैरह को अंदेशा नहीं है कि वो गिरफ्त में आएंगे तो हमारे गुलाम बन जाएंगे। ये पूरा यकीन है कि वो फ़ौरन जहर खा लेंगे। क्या आप अभी माइक हरारे से गुफ्तगू करेंगे? हाँ, तुम चलो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। वो चली गई। हम 2 शंबे पहुँच गए थे। वहाँ एक कॉटेज में हमारी रिहाइश थी। मैंने हीरो से कहा, मैं 10-12 घंटे दूसरे मामले में मसरूफ़ रहूँगा। तुम और जमीला चंद हदायत सुन लो। एक तो ये कि हम इस कॉटेज में अब नहीं रहेंगे। हीरो ने कहा, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जो दुश्मन उलमा कराम के दिमागों में जगह बनाए हुए हैं वो उनके ज़रिए हमारी रिहाइश का मालूम नहीं कर सकेंगे। बेशक इसलिए कह रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ से जाओ और 4-6 घंटों से ज़्यादा किसी एक जगह क़याम ना करो। एक मुश्किल यह है कि जमीला तो मेकअप के ज़रिए पहचानी नहीं जा सकेगी, लेकिन तुम दुम के ज़रिए पहचाने जाते रहोगे। लिहाजा ऐसी तदाबीर पर अमल करो कि जमीला तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी नज़रों में रहे। जमीला ने कहा, पापा आप ये फ़िक्र न करें, हम मुख्तलिफ तदाबीर पर अमल करते रहेंगे। एक अहम बात यह है कि यहाँ 3 दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले होंगे। अगर वो यहाँ किसी शहर या कस्बे में हैं तो उनकी एक उंगली में मखसूस अंगूठी होगी। उस अंगूठी में जहर रहता है। उन्हें अंगूठी के ज़रिए पहचानना होगा। बाज़ मर्द भी अंगूठियाँ पहनते हैं। वैसे हम गैर मामूली समात व बसारत से उन्हें शायद पहचान सकेंगे। तुम दोनों की पहली कोशिश यही होगी कि उनकी उंगलियों से अंगूठियाँ उतार लो ताकि वो खुदकुशी ना कर सकें।
हम ऐसा ही करेंगे पापा। तो फिर यहाँ से अपना ज़रूरी सामान लेकर जाओ, मैं वक्तन फ़वक्तन राब्ता करता रहूँगा। वो दोनों अपना मुख्तसर सा सामान समेट कर चले गए। मैं सानी के पास आया। वो शीतारा की तरफ झुककर बोली, पापा मेरे पास हैं, अब तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम उन्हें माइक हरारे के अंदर पहुँचाओ। चंद लम्हों के बाद मैंने उसके अंदर पहुँचकर कहा, मेरी बेटी मैं आ गया हूँ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ घबराई हुई सी थी। उसने गले में जो स्कार्फ बांधा हुआ था उसे खोलकर दोनों आंखों पर रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई मुसाफिर उसकी आंखों को देखे, क्योंकि वो रो रही थी। इससे शर्मिंदगी से रो रही थी कि उसने सिर्फ पारस को ही नहीं, मुझे भी एक आध बार फरेब दिया था और नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की थी। मैंने कहा, तारा ये क्या नादानी है, क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो? क्या बेटों से और बेटियों से गलतियां नहीं होती हैं? क्या माँ बाप उन्हें मुआफ़ नहीं करते हैं? मेरे खुदा ने और मैंने तुम्हें मुआफ़ किया है, चलो फ़ौरन आंसू पहुँचो। वो सोच के ज़रिए बोली, पापा आप बहुत अजीम इंसान हैं, मैं आपके कदमों में एक ज़र्रा हूँ। आप मुझे दिल से बेटी कह रहे हैं तो मुझे संभालें, इस तरह संभालें कि आइंदा मैं आपके और पारस के खिलाफ कोई हमाकत ना करूँ। अगर मैं गुमराह होने लगूँ तो आप फ़ौरन मुझे गुमराही से बचा लें। बाप का तो यही फ़र्ज़ होता है पापा। आप मेरे लिए फ़र्ज़ अदा करेंगे तो मैं अपने आंसू पहुँचूँगी। मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी से बाप का फ़र्ज़ अदा करूँगा। चलो आंसू पहुँचो। शाबाश। उसने स्कार्फ से आंसू पहुँचे, फिर अपना एक पर्स खोलने लगी। उसके पास बैठे हुए मुसाफिर ने पूछा, मिस क्या तुम रो रही हो? कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ? शीतारा ने पर्स से एक नन्ही सी शीशी निकाल कर कहा, अक्सर मेरी आंखों में तकलीफ़ रहती है और पानी बहता है, ऐसे वक्त मैं ये दवा इस्तेमाल करती हूँ। वो अपनी ठोड़ी ऊंची करके दोनों आंखों में शीशी की दवा के चंद कतरे टपकाने लगी। वो कोई ख़ास दवा नहीं थी। आंखों से गर्द वगैरह साफ़ करने वाले अक्सर लोग ऐसी दवा पास रखते हैं। उसने कतरे टपकाने के बाद नन्ही सी शीशी को परस में रखा, फिर आंखें बंद कर लीं। उसके साथी मुसाफिर ने समझा वो अपनी आंखों को आराम पहुंचा रही है, जबकि वो आंखें बंद करते ही माई खरारे के पास पहुंच गई। फिर बोली, मैं हूँ शीतारा। शीतारा तुम बहुत देर तक गैर हाजिर रहीं। ये सोच सोचकर मेरे अंदर धुआं सा भरता जा रहा था कि उन्होंने मुझे मशीन के जरिए जान पर खेल जाने वाला वफादार बना लिया तो क्या होगा? तुम पारस के साथ वाशिंगटन या किसी दूसरे शहर में पहुंच गई हो। अगर पारस मुझे अपनी मक्काराना सलाहियतों से घेरेगा तो मैं उसके हाथ आने से पहले ही जहर खाकर मर जाऊंगा, और मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि मुझे तुमसे और पारस से दोस्ती करनी होगी। तुमने तबई उम्र तक जीने के लिए दानिशमंदाना फैसला किया है। अब मेरे पापा तुमसे मुखातिब हो रहे हैं। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो माई खरारे, सबसे पहले मैं तुम्हें मुसलसल 3 बरस तक शतरंज कालमी चैंपियन रहने की मुबारकबाद देता हूँ, और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमने हमेशा चैंपियन रहने की असल बाजी आज से शुरू की है। वो मेरी सोच की लहरों को सुनकर गुमसुम सा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो टेलीपैथी के सबसे पुराने और बुजुर्ग शख्स को अपने अंदर मौजूद पा रहे। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैंने ऑडियो वीडियो में आपकी आवाज़ें सुनी हैं, कंप्यूटर के जरिए आपका तमाम रिकॉर्ड पढ़ा है। ये आप ही हैं ना? वीडियो में आंखों से देखकर, ऑडियो में कानों से सुनकर और दिमाग में सोच की लहरों को पाकर भी यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त मेरी गर्दन एक पहाड़ के बोझ से झुकी हुई है। मैंने कहा, तुम हमारे अपने हो, गर्दन उठाकर बातें करो, अपने दिल से तमाम अंदेशे निकाल दो। मैं अपने अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर कहता हूँ कि ना पहले किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को ताबेदार बनाया है और ना कभी तुम्हें गुलाम बनाऊंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे अंदर रहकर समझ रहे होंगे कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ। आप मेरे मुल्क के खिलाफ रहते हैं, क्या आप मेरी हुब्बुल वतनी बर्दाश्त करेंगे? पहले तो अपना यह फ़िक्रा दुरुस्त कर लो कि मैं तुम्हारे मुल्क के खिलाफ रहता हूँ। दुरुस्त फ़िक्रा यह है कि तुम्हारा मुल्क हमारे खिलाफ रहता है और हमें मुखालफत करते रहने पर मजबूर करता रहता है। अगर मैं तुम्हारे मुल्क की जारहाना खारजा पॉलिसी का जिक्र करूँ तो तुम शर्म से सुनते सुनते सो जाओगे। हमारी पॉलिसी सब पर अयां है। मशीन से आज़ाद होकर हमारे पास आने वाले आज आज़ाद ख्याल ख्वानी करने वाले कहलाते हैं। बहरहाल आज़ादी भीख मांगने से या शुबे करने से नहीं मिलती, इसे हासिल करने के लिए खतरात मोल लेने पड़ते हैं। तुम में यह हौसला नहीं है तो आराम करो और कल सुबह उस मशीन से गुजर जाओ, जिसके बाद किसी भी दिन किसी भी वक्त जहर पीकर हराम मौत लाजमी हो जाएगी। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, मैं तबई उम्र तक ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। आप ये बताएं, मुझे इस मुसीबत से निकालने के एवज़ आप मुझसे क्या चाहेंगे? सिर्फ 2 बातें कहता हूँ। एक तो ये कि एक मुहिब्बे वतन की तरह अपने मुल्क और कौम के लिए वही करना जो शराफत, इंसानियत और अखलाकियात के तकाज़े हैं। अपने मुफाद की खातिर दूसरों को नाजायज़ तौर से नुकसान पहुँचाओगे तो फिर मैं तुम्हारी मुखालफत पर उतर आऊँगा। आप इंसानियत के नाते अच्छी बातें समझा रहे हैं, मैं इन पर अमल करूँगा। मेरी दूसरी बात यह है कि हुब्बुल वतनी के जोश में आकर कभी अपने मुल्क के काबरीन से यह ना कहना कि तुमने मौजूदा मामले में हमारा ताउन हासिल किया था और तुम जहर खाने वाले जानिसार ना होने के बावजूद अपने मुल्क के सच्चे वफादार हो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं इन लम्हात में भी अपने मुल्क का सच्चा वफादार हूँ। इसके बावजूद कोई मेरी सच्चाई को नहीं समझ रहा। सुपर मास्टर और फ़ौज के आला अफसरान ने यहाँ मुझे कैदी बना दिया है। कल मुझे ऐसा वफादार बनाने वाले हैं जो किसी भी मरहले पर खुदकुशी कर सकता है। मैं कभी अपने काबरीन से आपका और आपकी फ़ैमिली के ताउन का जिक्र नहीं करूँगा। तब फिर तमाम फ़िक्र और परेशानियों को जहन से निकाल दो।
अपने दिमाग को हदायत देकर सो जाओ। मैं कल सुबह 9 बजे से तुम्हारे पास आता जाता रहूँगा। अच्छा, शब्बा खैर। मैं सानी के पास आ गया। उसकी ज़ुबान से धीमी आवाज़ में हरारे के मुतल्लिक बताने लगा ताकि उसके साथ बैठा हुआ अली भी तमाम हालात से वाकिफ़ हो जाए। शी तारा तो मेरे साथ ही हरारे के अंदर मौजूद रही थी। अली ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पापा, हरारे की तो कोई अहमियत नहीं रही। आप तो उसके पीछे बहुत बड़ा मैदान मार रहे हैं। मैंने फ़ख्र से मुस्कुरा कर कहा, वो आपके मुँह से बात निकलती और मेरा ज़हीन बेटा मुझसे भी 2 कदम आगे निकल जाता है। सानी हैरान होकर बोली, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। हरारे को नज़रअंदाज करने के बाद और किस चीज़ की अहमियत रह जाती है? अली ने ज़रा और झुककर सानी के कान में कहा, जब पापा कल सुबह हरारे के दिमाग में रहेंगे तो ये मालूम होता रहेगा कि हरारे को कहाँ ले जाया जा रहा है और वो खुफिया अड्डा कहाँ है जहाँ वो ट्रांसफार्मर मशीन रखी गई है। सानी ने खुश होकर कहा, ओ गॉड, मैं इस पहलू को नज़रअंदाज कर रही थी। पापा, आप वाकई हमारे बाप हैं। मैंने पूछा, और अली के मुतल्लिक क्या ख्याल है? वह शर्माने और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, बेटी, अब एक काम करो, अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को मेरे दिमाग में बुलाओ। एक और बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूँ। मैं दिमागी तौर पर 2 शंबे वाले कॉटेज में हाजिर हो गया। इस कॉटेज में मुस्तकिल रहना मेरे लिए भी मुनासिब नहीं था। मैं मेकअप का तमाम सामान लेकर बड़े से आईने के सामने बैठ गया। फिर चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीलियां करने लगा। बारबरा, जे मॉर्गन, जेरी थर्माल, सलमान, सुल्ताना, जोजो, सानी और शी तारा एक एक करके आने लगे। मैंने कहा, तुम सबको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर आज की महफिल में मेरी प्यारी बेटी शी तारा मौजूद है। सलमान ने कहा, अपनी शी तारा को प्यारी बेटी का है, मैं उसे लाडली बेटी कहता हूँ। सुल्ताना ने कहा, और मैं माँ बनकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी तारा बेटी को चूम रही हूँ। शी तारा से ये मोहब्बतें और मुसरतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुसरतों से फट पड़ेगी। जो बारबरा, जे मॉर्गन, जेरी और थर्माल सभी उससे भरपूर मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे। वो बोली, हे भगवान, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पापा के ख़ानदान में मेरा इतना मान होगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मोहब्बत ना दें, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मैंने कहा, खबरदार शी तारा, अब आंसू बहाने की नादानी ना करना। जो बात कहने के लिए मैंने तुम सबको बुलाया है, अब उसे तवज्जो से सुनो। सबसे पहले अपनी अपनी घड़ियाँ वाशिंगटन के वक्त से मिला लो और वहाँ के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे मेरे पास चले आओ। मेरे अंदर रहने के बाद तुम सब हरारे के अंदर भी रहोगे। वह जिन मुकामात से गुजरेगा उन्हें जहन नशीन करते रहोगे। खुफिया अड्डे में जितने मुसल्लम मुहाफिज और अफसरान एक दूसरे से बोलते होंगे, उनकी आवाज़ों और लहजों को भी अच्छी तरह याद रखोगे। बेहतर होगा कि अपने अपने पास रिकॉर्डर रखो और उनकी आवाज़ों और लहजों में खुद भी बोलते रहो और उन्हें ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करते रहो। इस सिलसिले में एक अहम बात यह है कि एक एक मुसल्लह फ़ौजी जवान और एक एक फ़ौजी अफसर की हरकत को बगौर देखो। ये मालूम करने की कोशिश करते रहो कि उनमें से कौन ऐसा है जो किसी वजह से सांस नहीं रोक पाएगा। हम सब ऐसे किसी फ़ौजी का जायज़ा लेने और इत्मीनान कर लेने के बाद उसके दिमाग में जगह बनाएंगे, और अगर ऐसा मौका ना मिला तो फिर मैं कोई ऐसा मौका पैदा करूँगा। मौके और हालात के मुताबिक हमारे प्रोग्राम में छोटी बड़ी तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। जब हरारे को मशीन से गुजारा जाएगा तो उसके अंदर मैं और सानी रहेंगे। बाकी तुम सब उस शख्स के दिमाग में रहोगे जिसे हम पहले ही आलाकार बना चुके होंगे। उस आलाकार के ज़रिए ये मालूमात हासिल होंगी कि वहाँ और कितने फ़ौजी जवान और अफसरान हैं जो ड्यूटी के बाद शराब पीते हैं। ऐसे ही शराबियों के एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट किए जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर माइक हरारे से वादा कर चुका हूँ कि उसे मामूल और ताबेदार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि हम उस शैतानी मशीन पर कब्जा नहीं जमाएंगे। लिहाजा हरारे के मशीन से गुजरने के बाद उसे उसके हाल पर आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। फिर तुम सब यहाँ मेरे पास आओगे। यहाँ हम सब अपनी अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और उस मशीन के मुतल्लिक कोई लाहे अमल तैयार करेंगे। मैं उन्हें अपना मंसूबा समझा रहा था। वह इस सिलसिले में बारी बारी सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे रहा था। ऐसे ही वक्त कॉटेज के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जमीला और हीरो किसी वजह से वापस आ सकते थे। मैंने जमीला के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, खैरियत से हो? वो बोली, जी हाँ, मैं और हीरो जिस तदबीर पर अमल कर रहे हैं उसके मुतल्लिक बताना चाहती हूँ। अभी ना बताओ, मैं कह मामले में मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद रब्ता करूँगा। सानी ने कहा, पापा, जमीला तो किसी बस में सफ़र कर रही है, फिर इस कॉटेज के दरवाजे पर कौन आए? वह सब मेरे दिमाग में थे, इसलिए उन्होंने जमीला और हीरो के मुतल्लिक मालूम कर लिया था कि वो कहीं दूसरी जगह है। मैंने कहा, काजी अकबर और नजरुद्दीन के मुजाहिदीन भी हो सकते हैं और दुश्मन भी आ सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठकर बैरूनी दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलने से पहले पूछा, कौन है? बाहर से जवाब सुनाई दिया, हम डीपी पार्टी से आए हैं जनाब, नजरुद्दीन साहब के जानिसार हैं। मेरे कितने ही ख्याल खोनी करने वालों ने उस बोलने वाले के दिमाग में छलांग लगाई। पता चल गया वो एक मुजाहिद ही था, मगर नेक इरादे से नहीं आया था। 3D में से किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उस बेचारे को आलाकार बनाकर लाया गया था। उसके साथ 10 मुसल्लह दुश्मन थे। उन सब का ताल्लुक पीडी ऑपोजिशन से था। वो सब दबे कदमों चलते हुए कॉटेज का मुहासरा कर रहे थे। मैंने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं लिबास तब्दील करके आ रहा हूँ। उस मुजाहिद के दिमाग पर 3D ने ऐसा कब्जा जमाया था कि मैं उसके चोर ख्यालात ना पढ़ सकूँ और उसके दुश्मन इरादों को ना समझ सकूँ, और उसके दिमाग को इस हद तक आज़ाद छोड़ा गया था कि मैं उसके अंदर जाकर तस्दीक कर सकूँ कि वाकई वो नजरुद्दीन की पार्टी का मुजाहिद है।
वैसे इस हद तक तस्दीक हो गई थी, लेकिन जब मैंने कहा कि लिबास तब्दील करके दरवाज़ा खोलूंगा तो 3D को इत्मीनान हो गया कि मैं मुजाहिद पर भरोसा कर रहा हूँ। तो उनमें से एक ड्यूस मुजाहिद को कॉटेज के कॉर्नर पर खड़े हुए मुसल्ला दुश्मन के पास लेकर आया। फिर उसके ज़रिए बोला वो लिबास बदल कर आ रहा है, दरवाज़ा खोलने वाला है, अपने 3 साथियों को पिछले दरवाजे पर रहने दो, बाकी साथियों को अगले दरवाजे पर ले आओ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोले अचानक उस पर फायरिंग करते हुए अंदर घुस जाओ, उसकी बेटी और बंदर भी वहाँ होंगे। मुजाहिद ये कहकर दरवाजे पर आ गया। वह मुसल्ला दुश्मन दूसरे सिपाहियों के पास आकर वही बातें कहने लगा। वह सब सरगोशियों में एक दूसरे से अपनी अपनी पोजीशन पर जाने की बातें कर रहे थे और उनकी सरगोशियों के जरिए मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले बुलेट की तरह उनकी खोपड़ियों में घुस रहे थे। फिर सलमान ने मेरे पास आकर कहा, ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। वह मुसल्ला दुश्मन तादाद में 10 हैं, 11वां वो आलाकार मुजाहिद है। मैंने कहा, हम यहाँ 10 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं और वो 11 हैं। पहले एक को गोली मारो, फिर हम में से हर फर्द एक एक के अंदर रहेगा। मैं मुजाहिद के अंदर रहकर 3D से कुछ बातें करूँगा। सलमान ने हदायत पर अमल किया। जब एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने समझ लिया कि एक दुश्मन कम हो गया है। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। एक मुजाहिद के साथ 5 मुसल्लह शख्स खड़े हुए थे। उन सबको 3D के हुक्म के मुताबिक दरवाज़ा खुलते ही मुझ पर गोलियां चलाते हुए अंदर आना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल ख्वानी करने वालों ने उन्हें पत्थर के बुत की तरह खड़ा रखा। मैंने बरामदे में आकर मुजाहिद नौजवान से कहा, अफसोस कि तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिन बुलाए मेहमान हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तीनों मौजूद हैं या सिर्फ डी क्रेन या डी हार्वे है या डी मोरा है। मुजाहिद ने कहा, जनाब ये आप क्या फरमा रहे हैं, आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछा, तुम नजरुद्दीन के जानिसार हो और ये तमाम मुसल्लह कुत्ते PD ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम मेरे और अपने दुश्मनों को साथ लाए हो। तुम्हारे दिमाग पर 3 शैतानों का कब्जा है, इसलिए मेरी बातें नहीं समझोगे। अलबत्ता वो तीनों समझ रहे हैं और अपने मुसल्लह आलाकारों के जरिए मुझ पर गोलियां चलाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। चंद लम्हों के बाद मुजाहिद की जुबान से अजनबी आवाज़ सुनाई दी। मैं इस बात पर हैरान हूँ, क्या तुम दिन रात टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज अपने पास रखते हो? हम अपने एक एक आलाकार के पास जा रहे हो, उनमें से किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा। दूसरी अजनबी आवाज़ ने मुजाहिद के जरिए पूछा, तुम तनहा हमारे 10 आदमियों के दिमाग में बैक वक्त नहीं जा सकते? क्या तुम्हें इतला मिल गई थी कि हमला होने वाला है और तुमने अपनी फ़ौज को हमले से पहले बुला लिया? मुझे किसी ने हमले की इतला नहीं दी, लेकिन मैं नींद के दौरान भी दुश्मनों के इस्तकबाल का मुकम्मल इंतज़ाम रखता हूँ। तुम तीनों बड़ी राजदारी से इस मुल्क में आए और ये समझते रहे कि मैं तुमसे गाफिल रहूँगा। मिस्टर फरहाद, तुम होशियार रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और तुम तीनों मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा को अपना ताबेदार बनाकर मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ा सकोगे। तीसरे डी ने हंसते हुए कहा, बड़ी खुशफहमी है, जबकि हम फ़िरका वराना फसादात शुरू करा चुके हैं। अब देखो कि जवाबी कार्रवाई कैसे होती है। ये तुम्हारे मुसल्लह आलाकार इस शहर की सड़कों और गलियों से 3D अमरीकी पॉलिसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए गुजरेंगे। तुम तीनों इन्हें रोकने और हलाक करने के लिए दूसरे कई आलाकार बनाकर मुकाबले पर लाओगे तो मेरी टेलीपैथी जाने वाली फ़ौज उनके दिमागों में भी घुस जाएगी। मेरी बात सुनते ही वह तमाम मुसल्लह अफराद वहाँ से पलट गए। फिर 3D और अमरीकी साजिशों के खिलाफ नारे लगाते हुए जाने लगे। वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, शैतानी साजिशों को समझो। तुम ये देख चुके हो कि तुम्हारे इलाकों में सिगरेट के जो कार्टून आए थे, उन तमाम सिगरेटों में हेरोइन की आमेजिश थी। मेरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले एक एक की ज़ुबान से कह रहे थे। एक मुसल्लह दुश्मन जो ख्याल ख्वानी के शिकंजे में दोस्त बन गया था, वो कह रहा था, मुसलमानों के हाथों से हथियार गिराने की कामयाब साजिश यही हो सकती थी कि उन्हें नशे का आदी बना दिया जाए, लेकिन F तैमूर, उसकी बेटी जमीला राजी और हीरो ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। इससे मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए। एक और मुसल्लह शख्स ने कहा, लेकिन आंखें खुलने के बाद अब यहाँ के मुसलमान दूसरी साजिशों का शिकार हो रहे हैं। दुश्मन के टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा के दिमागों पर कब्जा जमा कर एक फ़िरके के मुसलमानों को दूसरे फ़िरके के मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर उनकी मुतहदा क़ुव्वतों को मुंतशिर कर रहे हैं। मैंने मुजाहिद के ज़रिए बुलंद आवाज़ से कहा, दुश्मनों की यह साजिश भी इंशाअल्लाह नाकाम रहेगी। मिस्टर F अली बहुत जल्द उन टेलीपैथी जानने वाले शैतानों को उलमा कराम के दिमागों से निकाल कर आप सबके सामने कुत्तों की मौत मारेंगे। वह सब जुलूस की सूरत में बोलते जा रहे थे। वहाँ के बड़े अखबारात के दफातर में पहुंचकर अखबारात के मालकान और मुदीरान से कह रहे थे कि ये सारी बातें अखबारात के पहले सफ़े पर शाया की जाएं, वरना F तैमूर फ़िरका वराना फसादात फैलाने वालों को और ऐसे फसादात को हवा देने वाले अखबारात के ज़िम्मेदार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी तरह वो फायरिंग करते हुए रेडियो और TV स्टेशन की तरफ गए। इस शहर की हालत इतनी ख़राब थी कि रेडियो और TV की इमारतें खंडर नुमा हो गई थी। उसके बावजूद किसी न किसी तरह खबरें वगैरह नशर की जाती थीं। सुपर मास्टर और 3D वगैरह ने यही समझा था कि मैं ताजिकिस्तान में जमीला के साथ तन्हा हूँ और कभी किसी ख़ास मौके पर अपने दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों को बुलाता हूँ, वरना तन्हा अपने मामलात से निमटता रहता हूँ। उनकी सोच और समझ अपनी जगह दुरुस्त थी।
मैं कभी कभी सानी को मदद के लिए बुलाया करता, वरना तनहा ही काम करता था। यह तो महज एक इत्तेफाक था कि मेरे इतने ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे दिमाग में आकर जमा हो गए, और ऐसे वक्त 3D अपनी दानिस्त में मुझ पर, जमीला और हीरो पर कामयाब हमला करने आ गई। वो 3D दिमागी तौर पर अपनी अपनी जगह हाजिर हो गए। वो तीनों किसी एक इलाके में नहीं थे। किसी बुरे वक्त में वो तीनों एक साथ मेरे जाल में फंसना नहीं चाहते थे। इसलिए उनमें से एक दोशंबे के जुनूब में 90 किलोमीटर के फासले पर करगान ट्यूब नामी शहर में था। दूसरा शुमाल मशरिक एक शहर गोरनू बदख्शां में क्याम पजीर था, और तीसरा शुमाली हिस्से का एक शहर कोलियाब में था। इस इलाके में कम्युनिस्ट छाए हुए थे। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान के नए तरीक़ेकार के मुताबिक अब उनके तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले एक दूसरे से सोच के जरिए रब्ता नहीं रखते थे। ये अंदेशा था कि जब एक के दिमाग में अपना दूसरा साथी बोल रहा होगा तो ऐसे वक्त इत्तफाक से कोई दुश्मन भी उसके अंदर पहुंचकर चोर ख्यालात पढ़कर जहरीली अंगूठी का राज मालूम कर लेगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के दिमाग में जाने और कोडवर्ड्स अदा करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। उनमें से हर एक के पास मोबाइल फ़ोन था। वह फ़ोन के जरिए एक दूसरे की खैरियत मालूम करते थे और एक दूसरे को अहम मामलात की इतला दिया करते थे। डी क्रेन ने फ़ोन के जरिए सुपर मास्टर से रब्ता किया, फिर कहा, यह फ़रहाद और उसकी फैमिली के सामने हमारा कोई राज नहीं रहता। फ़रहाद हम 3D के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता है। सुपर मास्टर ने परेशान होकर पूछा, क्या वो तुम्हारी अंगूठियों के बारे में भी जानता है? हमारी दुआ है कि वो ना जान सके। उसने जितनी गुफ्तगू एक आलाकार के अंदर रहकर हमसे की, उससे इतना ही पता चला कि वो फ़िरका बनाना फसादात के सिलसिले में हमारे तरीक़ेकार को समझ रहा है और हमें यहाँ के उलमा के दिमागों से निकालने की कोशिशें करेगा। आज उसने पूरे दोशंबे शहर में और ज़रा इब्लाग के महकमों में हमारे और आपके खिलाफ ज़बरदस्त हलचल पैदा कर दी है। हमारे खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का मतलब यह है कि वो तनहा नहीं है। अभी मैं यही कहने वाला था, उसके कम अज़ कम 8 या 10 टेलीपैथी जानने वाले यहाँ मौजूद हैं। आज उन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी। हम जिस आलेकार के पास जाते थे वहाँ वो पहले उस पर मजबूत गिरफ्त के साथ मुसल्लत रहते थे। सुपर मास्टर के फ़ोन का स्पीकर ऑन था। उसके आसपास बैठे हुए फ़ौज के आला अफसरान वो तमाम बातें सुन रहे थे। सुपर मास्टर कह रहा था, फ़िलहाल अपनी कार्रवाइयाँ महदूद कर लो, किसी आलिम के दिमाग में ना जाओ। फ़रहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले इन तमाम सहरज़दा उलमा के अंदर पहुँचकर तुम लोगों के तनवीमी अमल का तोड़ करेंगे। तुम तीनों खामोशी से यह तमाशा देखो। उनसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए भी किसी आलाकार के अंदर रहकर गुफ्तगू ना करो, वरना वो बड़ी हेरा फेरी से तुम्हारा सुराग लगा लेंगे। अभी आराम करो, मैं बाद में रब्ता करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। एक फ़ौजी अफसर ने अपना सर पकड़ कर कहा, रात के 3 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे माए खरारे को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना है। मशीन के उस खुफिया अड्डे में जो हिफाजती इंतजाम हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट मौसूल हो चुकी हैं। सोचा था अब 2-4 घंटे सोएंगे, ज़रा थकन उतारेंगे, मगर ये फ़रहाद वाली नई फ़िक्र लायक हो गई है। सुपर मास्टर ने कहा, मुश्किल तो यह है कि ट्रांसफार्मर मशीन के इंचार्ज हम चारों हैं। दूसरे आला अफसरान को यह चार्ज नहीं दिया जा सकता और न ही फ़ौज का कोई दूसरा आला अफसर उस खुफिया अड्डे में जा सकता है। हमें सुबह 8 बजे से पहले बेदार होने के लिए अभी जाकर ही सोना होगा। वो सब अपनी कुर्सियों से उठने लगे। एक अफसर ने कहा, योगा और टेलीपैथी जानने वाले अपने दिमागों को हदायत देकर तमाम तफक्कुरात से आज़ाद होकर 1 मिनट के अंदर गहरी नींद सो जाती हैं। इन 3D ने फ़रहाद और इसकी टेलीपैथी जानने वालों के बारे में इतला देकर नींद उड़ा दी है। पता नहीं बिस्तर पर लेटने से नींद आएगी भी या नहीं। अमेरिका में रात थी, वहाँ जागने वालों को नींद लाने की फ़िक्र थी। ताजिकिस्तान में अभी दिन की रोशनी थी। यहाँ डी क्रेन को हदायत की गई थी कि 3D मेरे मुकाबले में खामोश रहें और आराम करें। डी क्रेन ने फ़ोन के ज़रिए हदायत डी मोरा और डी हार्वे तक पहुँचाई। उन्होंने कहा, हम क्या खाक आराम करें, अगरचे हम एक दूसरे से दूर महफूज पनाह गाहों में हैं, मगर फ़रहाद के मुकाबला पर आकर आराम हराम हो जाता है। डी मोरा ने फ़ोन पर कहा, क्या हम सोच भी सकते थे कि यहाँ फ़रहाद के साथ टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज होगी। हमें पूरा यकीन था कि एक ही हमले में फ़रहाद, जमीला और हीरो का खात्मा कर देंगे, मगर नहीं, ये लोग जिन भूत हैं, एसाब पर सवार हो जाते हैं। कोई मुलाजिम मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है तो मैं सहम जाता हूँ कि वो आ गया। डी हार्वे ने कहा, दिन को हमारी ये हालत है तो रात को क्या खाक नींद आएगी। हमारे आला अफसरान को चाहिए था कि वो हमें इस मुल्क में ना भेज दे। हम किसी दूसरे मुल्क में रहकर भी यहाँ फ़िरका वराना फसादात फैला सकते थे। हम दुनिया के किसी भी गोशे में रहें, मगर वो हमारे आलाकार के ज़रिए भी हम तक पहुँच सकते हैं। उनकी हिकमत अमली कुछ ऐसी होती है कि बर वक्त समझ में नहीं आती, वक्त गुजरने के बाद फिर शामत ही आती है। डी हार्वे ने एकदम से चौंक कर कहा, दोस्तों, हम जमीला राजी को भूल रहे हैं। जब मैं ओमान में था तो रईस अल कबीर के महल में उस हसीना से मैंने बड़ी बुरी तरह शिकस्त खाई थी। फिर उसके यहाँ जो बंदर आदमी है वो पाशा की तरह गैर मामूली समात व बसारत का हामिल है। अगर वो एक बार हमारी आवाज़ सुन ले तो फिर हमें गूंगे बनकर रहना पड़ेगा, वरना हम जिस इलाके में भी रहकर किसी से बातें करेंगे तो वह हज़ारों मील दूर से हमारी बातों के ज़रिए सुराग लगाएगा कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। डी मोरा ने परेशान होकर कहा, हमने फ़रहाद के कॉटेज में पहुँचकर अपने आलाकार की ज़ुबान से बातें की थी। क्या उस कॉटेज में रहने वाले बंदर आदमी ने हमारी आवाज़ें नहीं सुनी होंगी? हाँ, उसने सुनी होंगी, लेकिन नहीं, शायद वह कॉटेज में नहीं था। हम वहाँ बरामदे में तकरीबन 15 मिनट फ़रहाद से बातें करते रहे, लेकिन वहाँ जमीला राजी और बंदर आदमी नज़र नहीं आए।
डी मोरा ने कहा, खुदा करे वो बंदर मर गया हो या कॉटेज में ना रहा हो। वहाँ जमीला भी नज़र नहीं आई थी। ये भी तो हो सकता है कि वो हमें नज़र ना आ रहे हों, मगर हम तो उन्हें नज़र आ रहे होंगे। फिर नज़र आना क्या ज़रूरी है? वो किसी कमरे में जमीला के साथ बैठा हमारी आवाज़ें सुनता रहा होगा। भाई हार्वे, ऐसा लगता है कि हम खुशफहमी में रहेंगे और वो हमारे सरों पर आ पहुँचेंगे। हमें अभी डिक्रेन से इस सिलसिले में बात करना चाहिए। मैं उससे रब्ता करता हूँ। जो बातें होंगी वो मैं तुम्हें फिर फ़ोन करके बताऊँगा। डी हार्वे उससे रब्ता ख़त्म करके डिक्रेन के नंबर डायल करने लगा। इन तीनों को जमीला के बारे में यह मालूम नहीं था कि वो भी गैर मामूली समात व बसारत की हामिल हो चुकी है और जिस्मानी तौर से ऐसी फौलाद होती जा रही है कि उससे टकराने वालों का कीमा बन जाया करता है। जमीला और हीरो कॉटेज से निकलने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे। ये तय पाया था कि वो दोनों गैर मामूली समात के जरिए एक दूसरे से बातें करेंगे। जमीला तन्हाई में जो बुड़बुड़ाएगी उसे हीरो सुन लिया करेगा और हीरो जवाबन जो कहेगा उसे जमीला सुन लिया करेगी। वो किसी एक ही कस्बे और शहर में रहेंगे, मगर ज़रा दूर रहेंगे। हीरो अपनी दुम की वजह से एक अजूबा था। अगरचा पिछले दिनों में रेडियो टीवी के जरिए उसका चर्चा होता रहा था, अखबारात में तस्वीर छपती रही थी। इसके बावजूद वो जहाँ से गुजरता था वहाँ भीड़ लग जाती। वो पहले नरमी से समझाता, भीड़ कम नहीं होती तो वो घुराता। किसी लकड़ी, पत्थर या लोहे की चीज़ को लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर गुस्सा और ताकत का मुजाहरा करता तो लोग सहम कर दूर भाग जाते, मगर दूर दूर से देखते हुए पीछा करते। बेचारा दुम की वजह से परेशान रहता। बाबा साहब के दायरे के एक मोमर और आलमी शोहरत रखने वाले डॉक्टर ने वहाँ की लेबॉर्ट्री में मखसूस कैप्सूल तैयार किए थे और हीरो से कहा था, इन्हें तीनों वक्त खाते रहो, तुम्हारी दुम रफ्ता रफ्ता घटती रहेगी। फिर एक वक्त आएगा कि यह ना होने के बराबर रह जाएगी। फिलहाल वह तमाशा बन गया था। वो और जमीला एक ही बस में सफ़र कर रहे थे, मगर एक दूसरे से दूर थे। वह बस के जरिए शहर करगान ट्यूब पहुंचे। शहर छोटा था। देखते ही देखते ये खबर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई कि शहर में एक बंदर आदमी आया और ये वही बंदर है जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की मुसल्लह फौज को दोशंबे शहर से भगा दिया था। डी मोरा अपने साथी डी क्रेन से फ़ोन पर बातें करने के बाद आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऐसे ही वक्त बाहर सड़क पर लोगों का शोर सुनाई दिया। उसने बिस्तर से उठकर पास वाली खिड़की से झांक कर देखा तो एकदम से चकरा कर रह गया। घुटने कांपने लगे। वह खड़ा न रह सका, फर्श पर गिर पड़ा। उसने बाहर फुटपाथ पर उस बंदर आदमी को देखा था। लोग उसके आसपास मगर दूर दूर थे और बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। बेशक वह दिलचस्प तमाशा था, एक अजूबा था, लेकिन डी मोरा के लिए मालिकुल मौत था। उसकी समझ में आ रहा था कि अभी वो डी हार्वे से फ़ोन पर बातें कर रहा था। वो बंदर आदमी उसकी आवाज़ें सुनता हुआ दोशंबे से इधर आया। उसे मालूम हो गया है कि वो शायद करगान ट्यूब में है और अब वो बंदर आदमी सड़कों पर घूमता हुआ अंदाज़ा कर रहा है कि उसका शिकार किस मकान या किस होटल में हो सकता है। फिलहाल डी मोरा के लिए बात बाइसे इत्मीनान थी कि वो बंदर आदमी खिड़की के सामने वाली सड़क से गुजरता हुआ आगे चला गया है। अब अगर डी मोरा मुँह से ज़रा भी आवाज़ निकालेगा तो वो गैर मामूली समाज से सुनकर उस मकान में घुस आएगा। डी मोरा ने सख्ती से होंठों को भींच लिया। ये कसम खाली के गूंगा बन जाएगा। अगर गूंगा बनकर रहने में नाकाम रहा तो अपनी ज़ुबान काट लेगा, मगर अपनी आवाज़ उस बंदर आदमी को नहीं सुनाएगा। वह हौसला करते हुए फर्श पर से उठ गया। एक छोटी अटैची अलमारी से निकालकर उसमें ज़रूरी सामान रखने लगा। अब दानिशमंदी इसी में थी कि वह वक्त ज़ाय किए बगैर इससे शहर से दूर किसी इलाके में चला जाए। उसने अटैची में ज़रूरी सामान रखने के बाद मोबाइल फ़ोन को उठाया, फिर सहम कर उसे बिस्तर पर यूं फेंक दिया जैसे सांप को भूले से पकड़ लिया हो। उसकी खोपड़ी में ये बात आई कि जब वो गूंगा बनकर रहेगा तो फिर एक गूंगा फ़ोन क्यों रखेगा, और अगर रखेगा तो गूंगा मशकूक हो जाएगा। उसने फिर मोबाइल फ़ोन को उठाया, उसकी बैटरी फ़ोन से अलग की ताकि किसी साथी के फ़ोन का इशारा न मिले। फिर उसने फ़ोन को अटैची के सामान के अंदर छुपा कर रख दिया। इस शहर से सैकड़ों मील दूर जाने के बाद वो अपने साथियों को बता सकता था कि किन हालात से दो चार होता रहा है। बाहर सड़क पर जमीला चलते चलते रुक गई। उससे कोई 50 गज के फासले पर हीरो जा रहा था। उसके पीछे लोग जा रहे थे। वो आप ही आप बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोलने लगी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसे हीरो की आवाज़ सुनाई दी, मेरे कान तुम्हारी तरफ लगे हुए हैं, बोलो, कोई ख़ास बात है? मैं नहीं चाहती कि तुम तमाशा बनो। पहले किसी होटल में कमरा किराए पर लो, फिर मैं भी उस होटल में दूसरा कमरा हासिल कर लूँगी। प्लीज़ लोगों की भीड़ से निजात हासिल करो। हीरो चलते चलते यूं बुलंद आवाज़ से अरबी ज़ुबान में बोल रहा था जैसे लोगों के भीड़ लगाने से गुस्से में बुड़बुड़ा रहा हो। उसने कहा, यहाँ सामने एक होटल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी पापा आए थे, वह 10 या 15 मिनट के बाद तुम्हारे पास में आएंगे। जमीला फुटपाथ पर खड़ी हुई थी, फिर आगे बढ़ने लगी ताकि जिस होटल में हीरो जा रहा है वो भी वहीं जाए। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गई। चंद गज के फासले पर एक 2 मंजिला मकान से एक शख्स साथ में अटैची लिए बाहर आ रहा था। मकान के सामने फुटपाथ के किनारे एक कार खड़ी हुई थी। वो कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अटैची रख रहा था। जमीला उसे चेहरे से नहीं पहचानती थी और वो भी जमीला को मेकअप में नहीं पहचान सकता था, मगर उसकी तेज़ नज़रों ने, गैर मामूली बसारत ने उसकी एक उंगली में अंगूठी देख ली। फिर देखते ही तेज़ी से चलती हुई कार की सिमत जाने लगी। वह पिछली सीट पर अटैची रखने के बाद दरवाज़ा बंद करके स्टीयरिंग की तरफ जाने लगा। जमीला ने कार के करीब पहुंचते ही उसे आवाज़ दी, मिस्टर, जस्ट अ मिनट, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? कोई ज़रूरी नहीं था कि वह अंगूठी पहनने वाला 3D में से कोई होता, मगर उसे 2 बातें करके 2-2 हाथ करके पहचानने में नाकामी या कामयाबी हो सकती थी।
डिमोरा को एक हसीन दोशीज़ा ने मुखातिब किया था। कोई दूसरा वक्त होता तो वो उसे लिफ्ट देने और फ्लर्ट करने के लिए ठहर जाता, मगर मौत बंदर की सूरत में आ रही थी। वो उसे नज़रअंदाज करके स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। उसी लम्हा में जमीला ने उसी हाथ की कलाई पकड़ ली जिसकी एक उंगली में उसने अंगूठी पहन रखी थी। यक बार यूँ लगा जैसे कलाई आहनी शिकंजा में आ गई हो। अगर वो एक झटके से छुड़ाएगा तो कलाई का जोड़ उखड़ जाएगा। वो गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ दो। उसने पूछा, क्या तुम बह रहे हो? मैं लिफ्ट मांग रही थी और तुम सुनी अनसुनी करके जा रहे हो। मैं जल्दी में हूँ, तुम किसी और से लिफ्ट ले सकती हो। किसी और से मुझे ये अंगूठी नहीं मिलेगी, ये दे दो और चले जाओ। वो एकदम से घबरा कर बोला, कौन हो तुम? क्या सरेआम छीनने झपटने वाली औरतों के गिरोह से ताल्लुक़ रखती हो? ये अंगूठी ना हीरे की या न सोने चांदी की, मामूली सी पीतल की अंगूठी छीन कर क्या करूँगी? हाँ, ये तुम्हारे लिए कीमती हो सकती है इसलिए बहस कर रहे हो। वो महसूस कर रहा था कि कलाई छुड़ाने की ज़रा भी कोशिश करेगा तो हड्डी टूट जाएगी। फिर तनवीमी अमल के ज़रिए जो जानी सारी का जज्बा जहन नशीन किया गया था, उससे जज्बे ने उसके जहन में सरगोशी की, यह दुश्मन है, राज खुलने वाला है। फ़ौरन अपना सर झुका, अंगूठी तक पहुँच और उसे मुँह से लगा ले। दांतों के जरिए अंगूठी के खुफिया नन्हे से बटन को दबा, जहर हलक तक पहुँच जाएगा। तनवीमी अमल के इन लम्हात में उसे जानिसार बना दिया। वह जान देने के लिए अंगूठी की तरफ झुका, लेकिन ऐसे वक्त जमीला ने कलाई छोड़ दी थी और अंगूठी वाली उंगली पकड़ ली थी। फिर एक हल्का सा झटका दिया, डिमोरा के हलक से चीख निकल गई। उंगली की हड्डी टूट गई और ढीली पड़ जाने वाली उंगली से अंगूठी बासानी निकल आई थी। वहाँ फुटपाथ और सड़क पर लोगों की भीड़ लग रही थी। वह हैरानी से देख रहे थे कि एक सेहतमंद कद्यावर जवान मर्द एक लड़की के सामने बेबसी से चीख रहा है। एक मर्द की बेबसी देखकर एक बॉडी बिल्डर पहलवान को जोश आया। उसने आगे बढ़कर कराटे का एक हाथ जमीला की गर्दन पर रसीद किया। इसके साथ ही बिलबिला उठा। यूं लगा जैसे किसी लोहे पर कराटे का मुजाहरा किया हो। जमीला ने उसे घुरा कर देखा, फिर एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वह बॉडी बिल्डर चीखता हुआ पीछे गया। उसके मुंह से लहू के साथ कई दांत टूटकर बाहर आ गए। तमाशा देखने वाले सहम कर पीछे जा रहे थे। ऐसी वक्त मैंने जमीला को मुखातिब किया। वो बोली, पापा, एक कमबख्त की उंगली से अंगूठी निकाल चुकी हूँ। वो इसके ज़रिए खुदकुशी करना चाहता था, आप इसकी आवाज़ सुन लें। फिर वो डिमोरा से बोली, तुम्हारी एक उंगली टूट चुकी है, तुम जख्मी हो चुके हो। कोई तुम्हारे अंदर आएगा तो सांस नहीं रोक सकोगे और जहर नहीं खा सकोगे। क्या मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँ? नहीं, फॉर गॉड सेक मेरे अंदर ना हो, और आना चाहती हो तो ये अंगूठी मुझे दे दो। ऐसा कहते उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया। फिर चीख कर कहा, नहीं, कोई नहीं आ सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा। उसने कार की बॉडी से अपने सर को ज़ोर से टकराया। यूं टकराने से मौत नहीं आ सकती थी। वह दौड़ता हुआ एक दुकान के शोकेस से टकराकर शीशों को तोड़ता हुआ अंदर गया। बुरी तरह लहूलुहान हुआ, मगर मौत नहीं आई। मैं उसे मरने पर मजबूर नहीं कर रहा था। तनवीमी अमल का असर उसे जान देने के जुनून में मुब्तला कर रहा था। मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ रहा था। मेरी सोच की लहरों को महसूस करते हुए वो और ज़्यादा जुनूनी हो रहा था। फिर उसने शोकेस के टूटे हुए शीशे के एक बड़े नोकीले टुकड़े को उठा लिया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर कभी अपने पेट में और कभी अपने सीने में घोंपने लगा। ऐसी दरिंदगी कोई दूसरों से तो कर सकता है, मगर खुद से कभी नहीं करता। औरतें, बच्चे और मर्द चीखते हुए दूर भाग रहे थे। यह अंदेशा था कि खुद पर वहशियाना हमले करने वाला दूसरों पर भी कर सकता है, मगर वह ऐसा न कर सका। अपने लहू में नहाता हुआ लड़खड़ाते हुए एक बार फुटपाथ पर गिरा तो फिर उठ ना सका। मुझे उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वह अपने दोनों साथी डी क्रेन और डी हार्वे के पनाहगाहों के बारे में कुछ नहीं जानता। सुपर मास्टर ने उन्हें दोबारा मशीन से गुजारने के बाद यह अहकामात नक्श करा दिए हैं कि वो तीनों कभी ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता नहीं करेंगे। ऐसा करने से किसी वक्त कोई दुश्मन उनके अंदर चुपके से आएगा तो वो उसे महसूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो तीनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन से रब्ता करते हैं। अब वो 3 नहीं रहे थे, 2D हो गए थे। डिमोरा के दिमाग से जो अहम बात मालूम हुई वो 2D यानी डी क्रेन और डी हार्वे के मोबाइल फ़ोन नंबर थे। मैंने जमीला से कहा, इस टेलीपैथी जानने वाले का नाम डिमोरा था। तुम और हीरो भी अपनी किसी बात से ये जाहिर न करना कि यह मर चुका है। इसकी अटैची के अंदर सामान के दरमियान एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, उसे निकाल कर तोड़ दो। मैं फिर किसी वक्त रब्ता करूँगा। मैंने डिमोरा के ख्यालात से यह भी मालूम किया था कि वो लोग हीरो की गैर मामूली समात और बसारत से घबराए हुए थे। उन्हें अंदेशा था कि वो ज़ुबान से बोलेंगे तो हीरो हज़ारों मील दूर रहकर भी उनकी बातें सुन सकता है और बातों के जरिए उनका सुराग लगा सकता है। डी क्रेन इस सिलसिले में डी हार्वे से फ़ोन पर बातें करने वाला था और उसने डिमोरा से कहा था कि वह थोड़ी देर बाद उससे फ़ोन पर बातें करेगा। मैंने हराम मौत मरने वाले डिमोरा की आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह ज़हन नशीन किया। फिर डी क्रेन के मोबाइल फ़ोन के नंबर डायल किए। रब्ता होने पर उसने पूछा, डिमोरा, तुम कहाँ रह गए थे? पिछले 1 घंटे में 3 बार तुम्हारे नंबर डायल कर चुका हूँ। क्या फ़ोन ख़राब हो गया है? मैंने डिमोरा के लबो लहजे में कहा, ख़राब नहीं हुआ, गुम हो गया है। मैं हीरो की गैर मामूली सलाहियतों के बायस बहुत परेशान हूँ। यह भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो गुम हो गया या मैंने जगह तब्दील करते वक्त उसे कहीं भूल से छोड़ दिया। अब पता नहीं है वो किसके हाथ लग जाए, इसलिए आइंदा उस नंबर पर मुझे मुखातिब न करना। ठीक है, मैं ये बात डी हार्वे को भी बता दूंगा। अभी तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? मैं आम टेलीफोन से रब्ता करके ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक गैर मुल्की के दिमाग पर कब्जा जमा कर इसका मोबाइल फ़ोन हासिल कर लिया।
तुम इस फ़ोन का नंबर और कोड नंबर नोट कर लो। मैंने उसे अपने मोबाइल फ़ोन के नंबर नोट करा दिए। उसने नोट करने के बाद पूछा, क्या तुमने जगह तब्दील कर दी है? हाँ, सच पूछो तो बड़ा डर लग रहा है। वो बंदर हम सब के लिए मुसीबत बन गया है। समझ में नहीं आता कि उससे कैसे निजात हासिल की जाए। मैंने अभी डी हार्वे से मशवरा किया था। वो कहता है कि फ़िल वक्त हमें आवाज़ें बदल कर बोलना चाहिए। मैंने कहा, यह कोई दानिशमंदाना मशवरा ना हुआ। वो बंदर हमारी तब्दील शुदा आवाज़ों तक भी पहुँच सकता है, और ना पहुँचे तब भी हमें अंदेशा रहेगा कि पता नहीं कौन हमारे तुम्हारे फ़ोन पर बोल रहा है। हमें एक दूसरे को पहचानने के लिए कुछ तो असल आवाज़ में बोलना होगा। इस तरह वो बंदर समझ लेगा कि हम आइंदा किस आवाज़ और लहजे में बोलने लगे। मैंने डी हार्वे से यही बात कही थी। वो परेशान होकर बोला, हमें सुपर मास्टर से मशवरा करना चाहिए, लेकिन उससे रब्ता नहीं हो रहा। शायद उसने सोने के लिए अपने फ़ोन को ऑफ़ कर रखा है। फिर तो मजबूरी है, हमें उसके जागने का इंतज़ार करना होगा। वैसे सिर्फ एक बंदर के खौफ ने हमें अपनी कई मसरूफियात से बाज रखा है। हम अपने काम की तरफ ध्यान देने के काबिल नहीं रहे। काम की बात पर याद आया, अभी मिस्टर वुड यहाँ आने वाले हैं। ये उस आलिम के गिरोह में जाकर हथियार सप्लाई करना चाहती हैं जिसके दिमाग में तुमने जगह बनाई है और जिसे फ़िरका वारियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा, ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुना देना। मैं उसे अपनी पनाहगाह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस आलिम के गिरोह में पहुंचा दूंगा। हमारा राब्ता आधे घंटे के लिए ख़त्म हो गया। उधर वाशिंगटन में सुबह के 6 बजने वाले थे। माइक हरारे के सिलसिले में मसरूफ़ रहने के लिए अभी काफ़ी वक्त था। फिर मुझे मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ। मैंने डिमोरा के लबो लहजे में कहा, हेलो। डी क्रेन ने कहा, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर वुड तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे बातें करो। मैंने कहा, पहले ये बताओ, तुमने डी हार्वे को मेरा नया फ़ोन नंबर बताया है या नहीं? मैंने बता दिया है। पहले तो मिस्टर वुड से बातें कर दो, फिर हमारी बातें होंगी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर मिस्टर वुड की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मिस्टर अननोन, मुझे आप लोगों के नाम नहीं बताए गए हैं। सिर्फ इतना कहा गया है कि आप लोगों को मिस्टर अननोन कहने के बाद ये कोड वर्ड्स अदा करूं। आप हजरात बे आवाज़ बॉम्ब में बड़ी खामोशी से दिमागों में ब्लास्ट होती हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कोड वर्ड से मुतमईन हूँ। तुम 2 शंबे चले आओ। मैं वहाँ एक आलम दीन तक तुम्हें पहुँचाऊँगा और उसके अंदर रहकर तुम्हारी यार बात उसे मानने पर मजबूर करूँगा। अब ये फ़ोन दूसरे अननोन को दो। डी क्रेन ने उसे फ़ोन लेकर कान से लगाया, फिर हेलो कहा। मैंने जवाबन कहा, हमें किसी से मुतमईन नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर दो। मैं मिस्टर वुड के चोर ख्यालात पढ़ने के बाद इस पर भरोसा करूँगा। मोहतात रहना अच्छी बात है, बेशक तुम पहले अपनी तसल्ली कर लो। उसने अपना फ़ोन ऑफ किया। मैं मिस्टर वुड के अंदर पहुँच गया। डी क्रेन यही समझ रहा था कि मैं मिस्टर वुड के चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसके ज़रिए डी क्रेन को देख रहा था, समझ रहा था और मालूम कर रहा था कि उसने किस हाथ की किस उंगली में वह मखसूस अंगूठी पहनी है। मिस्टर वुड कुछ जदीद हथियारों के नमूने लेकर आया था और डी क्रेन से कह रहा था, ये देखें, यह सबसे छोटा हथियार है। देखने में पेंसिल टॉर्च नज़र आता है, लेकिन बटन दबाते ही जिस टारगेट पर सुरख रोशनी पड़ती है, दूसरा बटन दबाने से ठीक उस सुरख रोशनी के धब्बे पर गोली जाकर लगती है। डी क्रेन ने कहा, रात के अंधेरे में यह हथियार बड़ा काम आएगा। ज़रा इस गुलदान को निशाना लगा कर दिखाओ। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। डी क्रेन सोफे के हत्थे पर हाथ रखे बैठा था। मैंने अपने आलाकार के जरिए पहला बटन दबाया। सुरख रोशनी का धब्बा अंगूठी वाली उंगली पर पड़ा। फिर इससे पहले कि डी क्रेन संभलता, मैंने दूसरा बटन दबाया। हल्की सी आवाज़ के साथ गोली उस उंगली के जोड़ पर लगी। उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने अपने आलाकार के जरिए छलांग लगाई। उस पर पहुंचकर उसे दबोचकर जख्मी उंगली से अंगूठी निकाल ली। फिर उससे अलग होकर खड़ा हो गया। वह जख्मी हाथ पकड़े तकलीफ से करा रहा था। जब उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया तो तकलीफ को भूल गया। खुदकुशी करने के लिए तनवीमी अमल का जुनूबी जज्बा गालिब आ गया। उसने अपनी जगह से उछलकर मिस्टर वुड के लाए हुए मुख्तलिफ हथियारों की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसके अंदर जुनूनी जज्बा के अलावा मैं भी छाया हुआ था। मैंने उसे हथियारों से दूर गिरा दिया और कहा, सॉरी, तुम किसी एक हथियार को भी अपने हाथ में नहीं ले सकोगे। चूंकि मैं उसके अंदर था, इसलिए मिस्टर वुड हैरान और परेशान होकर यह तमाशा देख रहा था और कह रहा था, सॉरी मिस्टर अननोन, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने आपकी उंगली पर कैसे गोली मार दी। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। डी क्रेन ने गरजते हुए कहा, मुआफ़ी ना मांगो, मुझे फ़ौरन गोली मारो। ये जो मेरे दिमाग में है, ये मुझे हथियार तक पहुँचने और खुदकुशी करने नहीं देगा। फॉर गॉड सेक, मुझे फ़ौरन गोली मार दो। मिस्टर वुड ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेज़ पर से दूसरा हथियार उठाया, फिर कहा, अगर तुम्हारी मौत के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा तो सुपर मास्टर और तीसरे डी को मालूम हो जाएगा कि फ़रहाद तुम्हें से एक को ख़त्म करता जा रहा है। यह भेद अभी नहीं खुलना चाहिए, इसलिए पहले मैं अपनी ज़ुबान बंद कर रहा हूँ। ये कहते उसने खुद को गोली मार ली। मैं फिर डी क्रेन के पास आया। वह फिर तनवीमी अमल के मुताबिक जुनून में मुब्तला हो गया। वह हर हाल में खुदकुशी करना चाहता था। इससे पहले मैंने उसके हाथों से उसके मोबाइल फ़ोन को एक राइफ़ल के बट से मार मार कर तोड़ दिया। फिर मैंने पूछा, बड़ी खुशी से जान देने जा रहे हो? मर जाओगे तो फिर किसी आलिम को कौन ट्रैप करेगा? उसने एक रिवॉल्वर उठा लिया, मगर मैंने उसे ख्याल ख्वानी की परवाज़ करने पर मजबूर किया। वह अब तक जितने उलमा कराम के दिमागों में जगह बना चुका था, उनके अंदर बारी बारी जाने लगा और कहने लगा, मैं आपसे शैतान मुखातिब हूँ, आपको अपने तनवीमी अमल से आज़ाद कर रहा हूँ। आप जैसे उलमा कराम की शान में जो गुस्ताखी किया, उसकी सज़ा पाने के लिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। शैतान जा रहा है, अल्लाह बाकी, शैतान मरदूद फ़ानी।
ये कहने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। 3D में से 2D फना हो गए, एक रह गया। उससे निमटना कुछ मुश्किल ना था। फिल वक्त मैंने उसे ढील दी, क्योंकि मैं स्कॉटिश से निकलकर किसी दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार करना चाहता था। इसके बाद माइक हरारे के साथ रहना ज़रूरी था, इसलिए अपने इस मिशन को अभी मुलतवी कर रहा हूँ और त्यारे में पहुँच रहा हूँ, जहाँ आग और पानी दोनों साथ सफ़र कर रहे हैं। मंडोला ने कसम खाई थी कि मेरे और मेरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कभी बराह रास्त नहीं टकराएगा। ये उसकी बदकिस्मती थी कि काहिरा में सानी और अली से टकराव हो गया, और ये खुशकिस्मती भी थी कि उनकी गिरफ्त में आने से बाल बाल बच गया। वो त्यारे में था, उसकी सीट आखिरी कितार में थी। उसने वहाँ बैठकर बेशुमार मुसाफिरों को देखा। उनमें शीतारा, सानी और अली तैमूर भी थे, लेकिन वो चेहरे से पहचाने नहीं जा सकते थे, और ना ही वो तीनों दाऊद मंडोला को पहचान सकते थे। वो न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता था। उन तीनों से पहले एथेंस में सफ़र मुलतवी करना चाहता था, लेकिन अपनी सीट पर आकर बैठने के बाद इरादा बदल गया। उसके साथ वाली सीट पर एक निहायत ही हसीन औरत बैठी हुई थी। वह ऐशो इशरत की ज़िंदगी बहुत मोहतात होकर गुजारता था। कोई हसीना पसंद आ जाती तो पहले उसके चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़ लेता। अगर चोर ख्यालात ज़रा भी शुबा पैदा करते तो वो उससे कतरा जाता, ख्वाह वो हसीना आलम ही क्यों ना होती। उसने हसीना के ख्यालात पढ़ने के लिए कहा, मेरा नाम पर्ल हाइड है, तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वो बोली, हाँ। सफ़र बहुत तवील है, तो बोरियत दूर करने के लिए अपने हम सफ़र से गुफ्तगू करते रहना चाहिए। मेरा नाम शिल्पा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, न्यूयॉर्क जा रही हूँ। और तुम? मेरी कोई मंजिल नहीं, जहाँ साया देखता हूँ ठहर जाता हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली, किसी एक मुल्क से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा में मंजिल का तयन होता है। क्या मुझे मंजिल का पता बताना नहीं चाहते? उसने बैग में से पासपोर्ट निकाल कर उसे देते हुए कहा, इसके मुताबिक एथेंस तक जाना होगा, लेकिन अब न्यूयॉर्क तक मुझे साया मिलता रहेगा। ये क्या बात हुई, कुछ वजाहत करोगे? तुम्हारे पास बैठकर ठंडी छाँव मिल रही है, और मेरे दिल ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव में रहूँगा। शिल्पा ने उसे संजीदगी से देखा, फिर पूछा, क्या तुम किसी पर आशिक होने में ज़रा भी देर नहीं करते? ताज्जुब है, यहाँ आए बैठे और फ़ौरन आशिक हो गए। शायद तुम यकीन ना करो, ज़िंदगी में पहली बार मैं दिल की बात ज़ुबान पर ला रहा हूँ। मैंने पहले कभी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं ली। तुम इस साड़ी में बहुत पुरकशिश लग रही हो। मुझे ये हिंदुस्तानी लिबास बहुत अच्छा लगता है। तुम न्यूयॉर्क तक लंबा सफ़र न करो, मैं लिबास बदल कर ये साड़ी तुम्हें दे दूँगी। तुम जो दोगी उसे कबूल करूँगा, मगर साड़ी के अंदर तुम्हें ना पाकर फिर पीछे पीछे चलाऊँगा। वो सीट बेल्ट बांधकर दूसरी तरफ देखने लगी। त्यारा परवाज़ करने वाला था। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके उसके अंदर पहुँच गया। त्यारा रनवे पर दौड़ रहा था, और वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जहाज़ सलामती से उड़े और सलामती से न्यूयॉर्क पहुँचा दे। अगरचे वह एक मॉडर्न और नहायत स्मार्ट हसीना थी, मगर बड़ी धर्म वाली भी थी। कभी दिल में खौफ पैदा होता तो वह फ़ौरन ही अपने भगवान को याद करने लगती। वैसे वह भारत की एक खुफिया तंजीम रा की एजेंट थी। बहुत तालीम याफ्ता, ज़हीन और बड़ी मामला फ़हम थी। मुकम्मल तरबियत हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। वहाँ एक मुसलमान जागीरदार की शरीके हयात बनने वाली थी। उनके मियाँ बीवी होने के कागजात पहले ही तैयार हो चुके थे। वो मुसलमान एक नाकाम पाकिस्तानी सियासतदान था, मगर अब उसे अमेरिका और भारत की तरफ से आशीर्वाद मिली थी कि वह शिल्पा को एक मुसलमान बीवी बनाकर ले जाएगा तो उसे पाकिस्तान में एक बड़ा सरकारी ओहदा मिल जाएगा। ओहदा उस मुसलमान वज़ीर अली खान का होगा, मगर काम दर पर्दा हिंदू बीवी करेगी। दाऊद मंडोला बड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा। फिर वह सिकंदरिया की एक एयरलाइन बुकिंग की काउंटर गर्ल के अंदर पहुंचा। उसने उसी काउंटर गर्ल से मौजूदा सफ़र के लिए सीट हासिल की थी। अब उसने फिर उसे आलाकार बनाया। सीटें बुक करने के सिलसिले में उसने कंप्यूटर डिस्क में तब्दीलियां कर दी। इस तब्दीली के मुताबिक पर्ल हाइड मंडोला एथेंस नहीं बल्कि न्यूयॉर्क जा रहा था। ये इतला एथेंस के एयरपोर्ट के बुकिंग चार्ट हैंडल करने वाली को पहुंचाई और कहा गया कि एथेंस में मिस्टर पर्ल हाइड की सीट खाली नहीं होगी। कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, लिहाजा एथेंस में जिस मुसाफिर को यह सीट दी गई है उसे कैंसिल किया जाए। मंडोला ने इधर ये चक्कर चलाने के बाद एथेंस में रहने वाली अमरीकी सफ़ीर तक रसाई हासिल की। उसे अपना आलाकार बनाकर एक नया वीज़ा न्यूयॉर्क तक बनवाया। फिर वो त्यारे एथेंस पहुंचा तो मंडोला त्यारे से उतरकर आगे सफ़र जारी रखने के लिए एक काउंटर पर आया। वहाँ अमरीकी सफ़ीर उसका नया वीज़ा लिए खड़ा था। वो अपने साथ दफ्तरी मोहर भी लेकर आया था। उसने मंडोला के पासपोर्ट में भी न्यूयॉर्क तक जाने की मोहर लगा दी, फिर वहाँ से चला गया। न्यूयॉर्क सोच रही थी कि उसके हमसफ़र का सफ़र वहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वह त्यारे की परवाज़ से पहले फिर उसके पास आकर बैठ गया। वह हैरानी से बोली, क्या वाकई तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो? वह मुस्कुरा कर बोला, तुम देख रही हो कि तुम्हारी साड़ी के साथ साथ चल रहा हूँ, मगर तुमने पासपोर्ट दिखाया था, तुम्हारा सफ़र एथेंस में ख़त्म हो जाता है। उसने फिर पासपोर्ट और वीज़ा निकाल कर दिखाया। शिल्पा ने शदीद हैरानी से देखा, फिर पूछा, पासपोर्ट और वीज़ा में तब्दीली कैसे हो गई? क्या अमरीकी सफारत खाना तुम्हारे लिए एथेंस के एयरपोर्ट में चलाया था? मिस शिल्पा, ये मेरा कमाल है, मैं ऊपर से कुछ हूँ और अंदर से कुछ, जैसी कि तुम हो। वो चौंक कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अंदर से और बाहर से मुख्तलिफ हूँ और तुम्हारी तरह ऐसा कोई कमाल दिखाती हूँ? हाँ, तुम राह हो और मैं मुसाद हूँ।
वो एकदम से अपनी सीट पर सीधी हो गई, फिर उसकी तरफ घूमकर सरगोशी के अंदाज में बोली, कौन हो तुम? वो उसकी तरफ झुककर बोला, मूसाद का एजेंट हूँ। हमारी तंजीम का सरबराह हमें हमारी मंजिल नहीं बताता, मंजिल बदलती रहती है। मुझे एथेंस पहुंचकर मालूम हुआ कि राक की एक एजेंट शिल्पा हम यहूदियों के मकासद के लिए काम कर रही है और एक मुसलमान की बीवी बनकर पाकिस्तान जाकर एक अहम मिशन की तकमील करने वाली है। ओह गॉड, तुम्हें यह सब कुछ किसने बताया? क्या तुम नहीं जानती हो कि मुसाद और रा मिलकर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? वो हिचकिचाती हुई बोली, मैं पहली बार ट्रेनिंग मुकम्मल करके इंडिया से बाहर आई हूँ और न्यूयॉर्क जा रही हूँ। मुझे यही बताया गया है कि तुम अभी नहीं हो। अगर तुमसे कहीं कोई गलती हो तो मैं तुम्हें संभाल लूँ। तुम बहुत सी बातें दुरुस्त कह रहे हो, मगर मैं पूरी तरह यकीन करना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे मुतालिक और क्या कुछ बताया गया है। ये कि तुम एक पाकिस्तानी वज़ीर अली खान की मुसलमान बीवी बनकर पाकिस्तान जाओगी। तुम्हारे मियाँ बीवी होने के तमाम कागज़ पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। तुम वज़ीर अली खान को सूरत से नहीं पहचानती हो। जिस शख्स के कोट की ऊपरी जेब से एक सुरख रुमाल झांकता होगा, तुम उसके पास जाकर कोड वर्ड्स कहोगी कि भारत का खुलता हुआ गुलाब एक पाकिस्तानी के लिए। वह मुतमईन होकर उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, तुम वाकई मूसाद के एजेंट हो। मैं चाहूँगी कि तुम मेरी रहनुमाई करते रहो। तुम्हारी रहनुमाई के लिए ही मूसाद और राक के बाहमी मशवरों से मेरा सफ़र न्यूयॉर्क तक बढ़ा दिया गया है। अब अपना ये हाथ मेरे हाथों में देती रहा करो, मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान करता जाऊँगा। वह मुस्कुराने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। मंडोला ने दिल में कहा, बड़ी काफिर जवानी है। न्यूयॉर्क में वो पाकिस्तानी से क्या बीवी बनाएगा। वहाँ ऐसा चक्कर चलाऊँगा कि पहले ये मेरे काम आएगी। उसका सफ़र बड़ा खुशगवार हो गया। सफ़र तो सानी अली और शीतारा का भी बड़ा ही दिलचस्प रहा। वह माई खरारे को मेरी तरफ माइल कर चुके थे। दोशंबे के कॉटेज में भी उन्होंने मेरे दुश्मनों को बड़ी खूबसूरती से टाल दिया था और अब वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने का एक ठोस मंसूबा बना चुके थे। यूँ इतनी सारी मसरूफियात में सुबह हो गई। वो त्यारा अमरीका के मशरकी साहिल की तरफ पहुँचने वाला था। ऐसी वक्त एक एयर होस्टेस ने स्पीकर के ज़रिए तमाम मुसाफिरों को मुखातिब किया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह जहाज़ न्यूयॉर्क नहीं जाएगा। इसका रूट बदल गया है। आपसे दरख्वास्त है कि बड़े हौसले और तहम्मुल से अपनी सीटों पर बैठे रहें और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें। मुसाफिरों में बेचैनी बढ़ गई। वो सब आपस में बोलने लगे, ये त्यारा न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा रहा? आखिर बात क्या है? इस त्यारे ने अपना रूट क्यों बदल दिया है? कितने ही मुसाफिर खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे। नीचे बहुत दूर बहरे अटलांटिक नज़र आ रहा था। एयर होस्टेस की आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ आप बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। अबाको आइलैंड की इंतज़ामिया से मामला तय हो रहे हैं। ये त्यारा उसी जजीरे में उतरने वाला है। एक मुसाफिर ने चीख कर पूछा, क्या हम हाईजैक किए जा रहे हैं? हमसे कुछ ना छुपाया जाए, साफ साफ बताया जाए। चंद मुसाफिरों ने एक हॉस्टेस और स्टीवर्ड को पकड़ लिया। उनसे पूछने लगे। स्टीवर्ड कस्में खाकर कहने लगा, हम कुछ नहीं जानते। पायलट कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई उसे नहीं खोल रहा। अनाउंसर भी पायलट कैबिन के अंदर है, वो भी बाहर नहीं आ रही। एक ने कहा, इससे साफ जाहिर होता है कि पायलट और हॉस्टेस वगैरह को कैबिन में कैद किया गया है। इस तैयारी को अगवा किया जा रहा है। कई औरतें रोने लगी। बच्चे भी उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने लगे। सानी और शीतारा उस अनाउंसर के दिमाग में पहुंच गई। दाऊद मंडोला भी परेशान हो गया। वह भी अनाउंसर के अंदर पहुंचकर उसके ज़रिए देख रहा था। पायलट कैबिन में 3 मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने पायलट को पायलट और अनाउंसर को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। एक मुसल्लह शख्स अबाकू जजीरे की इंतज़ामिया से कह रहा था, अगर तैयारी को रनवे पर ना उतरने दिया गया तो तमाम मुसाफिरों को समुद्र में गर्क कर दिया जाएगा। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब पायलट से बातें करो और इसे रनवे पर जहाज़ उतारने का सिग्नल दो। तैयारी को तो इजाज़त मिलने ही वाली थी, क्योंकि सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाना लाजमी था। वैसे टेलीपैथी जाने वाले चाहते तो उन मुसल्लह अफराद के हाथों से हथियार गिरा सकते थे और तैयारी को न्यूयॉर्क ले जा सकते थे, लेकिन इस सिलसिले में कुछ मसाइल थे। शीतारा और सानी ख्याल ख्वानी करती, तैयारी के अगवा को नाकाम बनाती तो ख्याल ख्वानी वाली बात छुपी न रहती। सुपर मास्टर तक इतला पहुंचती तो न्यूयॉर्क में फ़ौज के बेशुमार मुसल्लह जवान तैयारी को घेर लेते और मालूम करते कि तैयारी में कौन ख्याल ख्वानी करता रहे। अगर सुराग न मिलता तो हर मुसाफिर को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके टेलीपैथी जाने वालों को दिमागों में पहुंचाया जाता। फिर ये मालूम हो जाता कि अपने चैलेंज के मुताबिक सिर्फ शीतारा ही नहीं, सानी और अली भी पहुंचे हुए हैं। वह तीनों आसानी से गिरफ्त में आ जाते। मंडोला उन तीनों से ज़्यादा मोहतात हो गया। वह इस मुल्क की ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल करके यहूदी दाऊद मंडोला बनकर फ़रार हुआ था और शिल्पा की काफिर जवानी से खेलने की धुन में फिर इसी मुल्क में फंसने आ गया था।